स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। वक्त हो चला रिपोर्टर्स लाइव का और दिन भर के तमाम बड़ी खबरों पर जो है हमारे तमाम संवाददाता विस्तार से जानकारी देंगे। और सबसे पहले बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जिया। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को आज मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। जी हां, अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया था कि जल्द वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद आज मोदी कैबिनेट ने वन इलेक्शन वन नेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसको शीतकालीन सत्र के दौरान भी पेश किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सुझाव देने हैं और रिपोर्ट पेश करनी है। वहीं आज इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा चुनाव और राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए और इन चुनाव के 100 दिन के अंदर निकाय चुनाव भी संपन्न कराए जाए, जिससे पूरे देश भर में सारे चुनाव एक समयबद्ध अवधि के अंदर संपन्न कराए जा सके। वहीं अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं और इसे देश की जरूरत बता चुके हैं। 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन को अपना समर्थन दे चुके हैं। वहीं 15 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ इंडिया वॉइस से रिया डंगवाल की रिपोर्ट। और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अब शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना दिल्ली की कमान संभालेंगी। वहीं नई मुख्यमंत्री कब से अपना पदभार संभालेंगी, इसकी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी द्वारा नई सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र को राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। बता दें कि आतिशी ने मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए कोई तारीख तय नहीं मांगी, इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर प्रस्तावित की है। आतिशी ने कहा कि वह अपने कैबिनेट मंत्रियों के नाम बाद में सौंपेगी, जिसका मतलब यह है कि अभी तक कैबिनेट तय नहीं की है और पूरी संभावना है कि आतिशी अकेले ही शपथ लेगी। आतिशी की सरकार के कामकाज में तेजी लाने के लिए जमीन पर उतरना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं पटरी पर आ जाए। अरविंद केजरीवाल के 5 महीने में जेल में रहने के कारण आज सरकार का कामकाज काफी प्रभावित हुआ है। फंड की कमी के कारण जरूरी सेवाओं और बुनियादी ढांचों से भी संबंधित काम बंधित पड़े हैं, जिसमें सड़क, सीवर, पानी की आपूर्ति और अस्पतालों में दवाएं प्रमुख हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। और गाजियाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। उन्होंने रोजगार मेले में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने 10,000 युवकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करे और साथ ही साथ 6,000 छात्राओं को मोबाइल व टैबलेट बांटे गए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उन्होंने 111 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जिसकी कुल कीमत बताई जा रही है 757 करोड़ रुपए। उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर बात करी और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, सरकार उसको बख्शेगी नहीं। मैं प्रथम चौधरी, कैमरामैन शांतनु के साथ, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल चालू है और ये प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में किया गया। संवाददाता मोहम्मद अमान इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पे हल्ला बोलते हुए एक बड़ा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया, जहां पे बड़ी संख्या में काफी कार्यकर्ता थे और लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे थे। वहीं जो उत्तर प्रदेश में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई, उसके ऊपर भी लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में ये प्रदर्शन जारी है और जहां पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अलग अलग समूह के साथ इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होने के बाद सरकार के खिलाफ लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और
बुलडोजर वाली कार्रवाई पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। वहीं योगी के बुलडोजर एक्शन पर मायावती ने हमला बोला है, क्या कुछ कहा है बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बसपा प्रमुख मायावती ने पहली दफा बुलडोजर एक्शन पर चुप्पी तोड़ने की कोशिश किया है, वह भी जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक न होने के बावजूद इसके प्रयोग की प्रवृत्ति चिंतनीय है। वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में अगर जनता की असहमति बनती थी तो इस पर केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए था। बसपा प्रमुख मायावती का इशारा साफ है कि अगर इससे जनता को तकलीफ हो रही थी तो केंद्र सरकार इस मामले में आगे क्यों नहीं आई। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी कहने की कोशिश की है कि एक समान गाइडलाइंस लाना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती जिस तरह से उपचुनाव को लेकर एक्टिव है, अब तमाम मुद्दों को लेकर वह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्टिव नजर आ रही हैं। फिलहाल जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने आज बुलडोजर एक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह कहीं न कहीं चर्चा का विषय भी बनी हुई है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज, लखनऊ। और ज्ञानवापी से जुड़े मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओवैसी के दिए हेट स्पीच पर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। ज्ञानवापी मामले में जुड़े एक पुराने मामले में ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। बीते कुछ समय पूर्व धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाने को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट में इन दोनों लोगों के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई काफी समय से चल रही थी। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के वकीलों के द्वारा अपने अपने दलीलों को दिए जाने के बाद पिछले तारीखों पर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले को सोचित रखा था, जिसके बाद आज पुनः सुनवाई के दौरान तारीख आने पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनवाई करते हुए बताया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह तर्क दिया है कि साक्ष्यों अधूरे साक्ष्य की वजह से इन दोनों को इस मामले को खारिज कर दिया है और एमपी एमएलए कोर्ट में अखिलेश यादव और ओवैसी को पूरी तरह जो है राहत दी है, जिसको लेकर के दोनों को के राहत दिए जाने पर एमपी एमएलए कोर्ट में जज ने कहा है कि अधूरे साक्ष्य होने की वजह से इन पर मुकदमे कायम नहीं किए जा सकते हैं, जिसको लेकर के आज वाराणसी में इन दोनों लोगों के खिलाफ हिंदू जो याचिका दायर की थी उसमें खारिज होने से इन दोनों को राहत मिली है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वाइज। वहीं महोबा में बीते रोज भाजपा नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे जो है वो सामने आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शारिक नवाज। में बीते रोज हुई भाजपा नेता की मौत के मामले में पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है। खुलासा सुन सब लोग दंग रह गए। बताते चले कि महोबा से चरखारी जाते समय भाजपा नेता संदिग्ध परिस्थितियों में मिले थे। वहीं मौके पर पहुंची पीआरबी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। वहीं परिजनों ने लूट और हत्या की आशंका भी जाहिर की थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के द्वारा मुकदमा लिख लिया गया था और पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। 24 घंटे के अंदर ही इस पूरे कांड का खुलासा कर दिया गया है। पीआरबी जवान नील कमल के द्वारा अन्य 2 साथियों के साथ संदिग्ध अवस्था में पड़े भाजपा नेता के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए और कहीं न कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और आगे की वैधानिक कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वाइज। और वहीं भिलाई पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एफएसएनएल सहित नगरनार स्टील प्लांट और आरवीएनएल के निजीकरण के बारे में बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता श्रीकांत दास इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दिया बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एफएसएनएल
सहित नगर नार स्टील प्लांट और आरबीएन प्लांट के निजीकरण सहित मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की और कहा कि आम जनता के हितों को लेकर के केंद्र सरकार इस पे निर्णय ले चुकी है, जिसे बहुत ही जल्द अमली जामा में पहनाया जाएगा। और इसे लेकर के उन्होंने कहा कि जो भी निर्णय होगा वो आम जनता के पक्ष में होगा। केंद्रीय मंत्री से मिलने यहाँ के यूनियन समेत अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यूनियन के लोगों ने मुलाकात की। यूनियन के लोगों ने अपने पक्ष रखते हुए कहा कि लगातार लगभग 39 महीनों से एरियस रुका हुआ है, जिसको लेकर के कर्मचारियों में असंतोष उत्पन्न होने लगा है, जिसे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस पे निर्णायक निर्णय लिया जाएगा और जो भी होगा वो कर्मचारियों के हित में ही होगा। आगे उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी बड़ी समस्या भिलाई टाउनशिप में है, जिसे लेकर के बहुत जल्द ही यहाँ पर काम किया जाएगा और आने वाले समय में भिलाई स्टील प्लांट के विस्तारीकरण पे भी उन्होंने खुलकर बात की। वहीं पर उनका साफ तौर पे कहना था कि सेल भारत के 9 रत्नों में से एक है, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा स्टील प्लांट है 9 रत्नों में जो सबसे ज़्यादा राजस्व और प्रॉफिट में है। उनका कहना था कि आने वाले समय में टाउनशिप को लेकर के लीज को लेकर के बहुत निर्णायक भूमिका रहेगी। स्टील प्लांट के चेयरमैन के साथ में उन्होंने प्लांट के अलग अलग विभागों की समीक्षा भी की। ब्लास्ट फर्नेस 8 पे जाने पर उन्होंने कहा कि ब्लास्ट फर्नेस 8 का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मैं श्रीकांत दास, इंडिया वॉइस के लिए तुरंत। और सिद्धार्थनगर में चल रहे विधायक विनय वर्मा का धरना आज 9वें दिन खत्म हुआ, लेकिन सवाल ये है कि आखिर धरना देने का कारण क्या है, बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में अपना दल के विधायक विनय वर्मा ने आज 9वें दिन धरना अपना तोड़ा। आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले में एसपी के ट्रांसफर को लेके विनय वर्मा धरने पर बैठे थे, जो कि आज 9वां दिन था। जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान, वहीं सदर विधायक श्यामधनी राही, एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी भी मौजूद थे। सबके मनाने के बाद वहां जो है विनय वर्मा धरना तोड़े। वहीं जूस पिला के उनको धरना खत्म कराया गया और जबकि ये 9वें दिन धरना उनका जारी था, अब उनकी पार्टी के लोगों ने पहुंचा और धरना खत्म करवाया। बात खत्म करने की नहीं, जब एसपी के ट्रांसफर के लेके बात हो रही थी कि मैं 2.5 साल यहीं बिता दूंगा अगर ट्रांसफर नहीं होगी। अब 2.5 साल कौन कहे, 9वें दिन 2 एसओ का ट्रांसफर करके मामले को शांत करा दिया गया। अब उनका कहना है कि 2 एसओ को हटा दिया गया है, आगे एसपी को भी हटाया जाएगा। हमारे सहयोगी दल के जो विधायक हैं विनय वर्मा का कहना है कि हमारी पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी। अब देखने की बात यह है, जिसको लेकर उन्होंने धरना दिया उस पे तो ये सफल नहीं रहे। अब देखने की बात यह है कि एक विधायक 9 दिन से लगातार धरने पर बैठा था और उसे जो है एसओ का ट्रांसफर करके मामले को खत्म करा दिया गया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, बढ़ते खबरों की ओर। नवसृजित मां कामाख्या नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में 5 करोड़ का प्रस्ताव मनमाने ढंग से पास करवाने पर बवाल छिड़ गया और उसके बाद क्या कुछ हुआ, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। कामाख्या नगर पंचायत में बोर्ड की बैठक को लेकर के जो यहाँ के सभासद थे, आधे से अधिक सभासदों ने जो है बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो बोर्ड की बैठक होती है वो केवल चेयरमैन और ईओ की मनमानी की वजह से जो है वहाँ पे वो लोग उन्होंने बैठक को बहिष्कार किया है। वजह यह थी कि पुराने प्रस्तावों के कार्यों को लेकर के जो कार्य प्रस्ताव के लिए दिए गए थे सभासदों द्वारा, उन कार्यों पर अमल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज सभासदों ने जो बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया है। वहीं इस मामले को लेकर के ईओ का साफ तौर पे कहना है कि बोर्ड बैठक में आने पे ही उनको मालूम पड़ेगा कि उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे वो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। उनके दिए गए हुए कार्य को पूरा भी कराया जा रहा है। इसी तरह के चेयरमैन का भी कहना है कि वो वार्ड के जो सभासद है उनके जो बहिष्कार की कोई सूचना नहीं है, जो प्रस्ताव दिए जाते हैं उन्हीं पर कार्य किया जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर जो है सभासदों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि वार्ड के जो सभासद हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव बनाकर दिए जाते हैं उन पे कोई कार्य कराया नहीं जाता है।
केवल खाना पूर्ति की जाती है, सादे रजिस्टरों पे दस्तखत कराने का भी आरोप सभासदों ने लगाया है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जो आरोप सभासदों ने लगाया था, उस आरोपों को जो है यहाँ पे ईओ और पालिका के जो चेयरमैन थे शीतला प्रसाद शुक्ला ने जो है इन आरोपों को यहाँ पे खारिज किया है। सहयोगी नवीन, विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। और वहीं लखनऊ में सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें क्या कुछ कहा, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उपचुनाव और 2027 के रण को लेकर बेहद एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोकसभा की हारी सीटों पर मंथन के साथ साथ उपचुनाव की सीटों पर सपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव रणनीति भी बना रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हरदोई और मिर्जापुर सीट के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर बुलाया। हरदोई और मिर्जापुर सीट पर सपा कैंडिडेट महज 3 से 4 हजार के वोटों से के अंतर से ही हारे थे। इस हार के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कानपुर देहात में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां मकान की दीवार गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला। कानपुर देहात में बारिश के चलते अलग अलग क्षेत्रों में 2 मकान गिरने से मलबे में दबकर 2 युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को आवास योजना का लाभ देकर कच्चे मकानों से निकालकर पक्के मकानों तक ले जाने की मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं कानपुर देहात में आवास योजना का लाभ धरातल तक न पहुंच पाने के चलते डेरापुर तहसील क्षेत्र के 2 गांव भूपतियापुर और अंतापुर, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते 2 मकानों की दीवार और छत गिर गई, जिसके चलते घर के अंदर मौजूद अलग अलग घरों में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं शोर शराबा सुनकर क्षेत्र के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे से दोनों युवकों को बाहर निकाला गया। वहीं स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही सूचना घर में पहुंची तो कोहराम मच गया। सवाल लेकिन यही खड़ा होता है कि जब सरकार लगातार आवास योजना के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करना चाहती है, तो आखिर कमी कहाँ रह जाती है और किस चूक के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जान जा रही है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। करोल बाग में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कमल किशोर। देश की राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके के बप्पा नगर में मकान गिरने की सूचना सामने आई। दिल्ली फायर सेवा विभाग के अफसरों के मुताबिक मकान के मलबे में कुछ 6 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। राहत कार्य में जुटी एजेंसियों ने 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करोल बाग बिल्डिंग हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना मिलने के तत्काल बाद दिल्ली फायर विभाग के 5 दमकल विभाग गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल करोल बाग के बप्पा नगर स्थित अम्बेडकर गली हिल मार्केट में एक पुराना 3 मंजिला मकान ढहने से बचाव कार्य जारी है। और मूसलाधार बारिश ने कानपुर देहात के नगर निगम पालिका की पोल खोलकर रख दी है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। कानपुर देहात में हुई तेज बारिश ने खोली नगर पालिका में विकास कार्यों की पोल, घरों में घुसा पानी। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के पुखराया नगर पालिका का है, जहां पर कराए गए विकास कार्यों के दावों की पोल बारिश ने खोलकर रख दी है। बारिश से पानी निकासी की ऐसी समस्या खड़ी हुई कि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया और घरों में रखा हुआ सामान भी भीग गया, जिससे लोग परेशान दिखाई दिए। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब उनका क्षेत्र ग्राम पंचायत में आता था तो वहां पर पानी निकासी की समस्या नहीं थी, वहां साफ सफाई अच्छे से होती थी। जब से उनके क्षेत्र को नगर पालिका में जोड़ा गया है, तब से लगातार वह बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी खाओ कमाओ नीति के चलते लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली आपूर्ति नहीं हो पाने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी इटावा से, ये रिपोर्ट देखिए। कल शाम से ही हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि गलियों में, सड़कों पर और हर जगह जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं कि गलियों से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ नजर आया है। वहीं इटावा के रिहायशी इलाके में आजाद नगर टीरा मोहल्ला की बात की जाए तो वहां पर भी रिहायशी इलाके में पानी भरा हुआ नजर आया और लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी। और मिर्जापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश कुमार। मिर्जापुर में 3 दिन पहले की घटना बता दें कि मिर्जापुर कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला स्कूटी से जा रही थी कि बता दें कि एक बदमाश उसके पीछे गया और महिला का बैग छीनने की कोशिश करी, पर महिला जो है कि छीनने की जैसे कोशिश करी वैसे ये महिला जो है कि बाइक से गिर गई, उसको चोटें आ गया। हालांकि जो कि बैग छीन नहीं पाया। वो बदमाश बता दें कि महिला की तहरीर के आधार पर कटरा कोतवाली थाना में जो तहरीर मिले उसी आधार पर खोजबीन करना शुरू कर दी। बता दें 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें कि कल की डेट में बता दें कि बसही के पास में वाहन चेकिंग की जा रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान वो बदमाश देखते ही वो और बलौदाबाजार जिले के हेरमी अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर नाराज मजदूरों ने काम बंद कर दिया। खबर को विस्तार से बता रहे हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। बलौदाबाजार जिले में सीमेंट संयंत्र के 6 अंतर्राष्ट्रीय कारखाने हैं। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं और मजदूरों की मौत होती रहती है। आज भी अल्ट्राटेक सीमेंट हेरमी में एक 40 वर्षीय कृष्ण कुमार धीवर नामक मजदूर की मौत हो गई। इसके पहले अडानी सीमेंट रिश्दा में मौत हुई, इसके पहले श्री सीमेंट में मौत हुई। लगातार हादसों का जिला बनते जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कंपनियों के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती, जिसके कारण आए दिन मजदूरों की मौत हो जाती है। यहाँ पर ठेका पूरे सीमेंट संयंत्रों में और 70 लाख रुपए के अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य के अफीम के साथ 2 तस्करों को वाराणसी जीआरपी कैट ने गिरफ्तार किया है। खबर को विस्तार से बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। आज वाराणसी कैंट जीआरपी पुलिस और आरपीएफ के संयुक्त टीम ने लगभग 70 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के नाजायज अफीम को बरामद करने में सफलता हासिल की है। इस बरामदी के साथ 2 तस्करों को भी जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। रेलवे ट्रैक और तमाम सर्कुलर एरिया के चेकिंग के दौरान वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से चौकाघाट रूट पे 2 संदिग्धों को देखे जाने पर चेकिंग की गई। चेकिंग किए जाने के दौरान लगभग उनके पिट्ठू बैग से 5 किलो नाजायज अफीम बरामद हुए हैं। इस अफीम को बरामदगी के बाद 5 किलो अफीम बरामदगी हुई है। बरामदगी के बाद पुलिस ने पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि यह दोनों रांची के मूल निवासी हैं, रांची रहने वाले हैं और रांची से वाराणसी बाई बस आकर के यहाँ से सहारनपुर होते हुए दिल्ली से पंजाब की ओर तस्कर की अफीम की नाजायज अफीम को पहुँचाने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने इनको पकड़कर जेल भेजा है। लगातार जो है तस्करों के खिलाफ सघन अभियान चलाते हुए इस बड़ी जीआरपी कैंट को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वाराणसी से कैंट धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। और रिपोर्ट्स लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।